हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये आपकी रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है। देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का एक बार बेसिक मैं आपको जो हमने थोड़ा बहुत 11th क्लास में करा था वो रिकैप करा देता हूँ। उसके बाद हम एडवांस लेवल के टॉपिक जो आपके 12th क्लास का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। देखो, मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है fx = x plus 3। आपको एक फंक्शन दे रखा है fx = x plus 3। मैंने आपको बोला कि आप f1 की वैल्यू बताओ, f1 की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर x था तो फंक्शन में था x plus 3। अगर आप दोनों साइड बोथ साइड पुट x = 1, यहाँ पे भी आपने x की जगह 1 रख दिया तो RHS में भी आपको x की जगह 1 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 plus 3 = 4। इसका मतलब f1 की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि f - 1 की वैल्यू निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह -1 रखोगे, -1 + 3 = 2। अब देखो, इस टाइप की वैल्यू आप निकाल सकते हो, f2 f4 कुछ भी रखना हो, आप दोनों साइड x की वैल्यू वही रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लो कुछ इस टाइप से निकालने को बोल दिया जाए f of fx कि आपको x की जगह fx रखना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, fx + 3। देखो, यहाँ पे x था, जब आपने वैल्यू आई x + 3, यहाँ पे अगर fx की वैल्यू कितनी आएगी, fx + 3। लेकिन fx की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, fx कितना था, x + 3। ये तो fx वाला x + 3, ये +3 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा आपका x + 6। तो ये वैल्यू आ गई आपकी f of x। इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, यहाँ पे तो क्या था, फंक्शन के अंदर वेरिएबल था, फंक्शन के अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसकी वैल्यू चेंज होने पे RHS की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आएगा, जो फंक्शन का इनपुट है वो खुद एक और दूसरा फंक्शन होगा। यहाँ पे fx की जगह में कुछ और भी ले सकता था, gx hx, कोई भी फंक्शन हो सकता था। तो इस टाइप की चीजों को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूँ, उसके बाद कंपोजिशन की ऑफिशियल डेफिनेशन में आपके सामने लिखूंगा एंड आपको बहुत अच्छे से एरो डायग्राम से चीजें समझाऊंगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेसिक सा। मान लो आपके पास fx है, मान लो आपके पास fx है x², fx है x², gx कोई दूसरा फंक्शन है वो दे रखा है आपको x + 2, gx कोई दूसरा फंक्शन है वो दे रखा है आपको x + 2। आपको ये निकालना है f of gx, आपको निकालना है f of gx। इसको हम बोलते हैं कैसे, f of gx। इसको इस तरीके से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं f of gx। इसका मतलब क्या है, f के अंदर इनपुट क्या है, gx। अब देखो, अगर f के अंदर x था तो यहाँ पे आ रहा था x का स्क्वायर, अगर f के अंदर x था तो यहाँ पे आ रहा था x का स्क्वायर, f के अंदर gx है तो क्या आएगा, f के अंदर अगर gx है तो gx का स्क्वायर आ जाएगा। जो भी f के अंदर इनपुट था उसका स्क्वायर दिया, ये था f का फंक्शन। अब f के अंदर अगर gx डालने वाले हैं तो यहाँ पे gx का स्क्वायर हो जाएगा, और gx में लोगों को पता है ये gx कितना है, x + 2, ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड कर दो, x² + 4 + 4x, तो ये आ गया आपका f of gx। शायद इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन इनपुट हो तो कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ये कंपोजिशन बहुत ज्यादा डीप में भी जा सकती है, मतलब इसकी लेयरिंग क्या है, 2-3 भी हो सकती है। जैसे f के अंदर आपने g डाल दिया, g के अंदर आपने x डाल दिया, तो ये क्या है, 3 लेयर का फंक्शन होगा। इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर लूपिंग, फंक्शन के अंदर और फंक्शन डालते जाओ। उस सारी चीज को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं कंपोजिशन के अंदर। आप एक बार ये वाली चीज नोट करो, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ऑफिशियल डेफिनेशन समझाता हूं थ्रू एरो डायग्राम। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ऑफिशियल डेफिनेशन बताने वाला हूं। मान लो कोई फंक्शन है f जो x से लेके y तक डिफाइन है। इसका क्या मतलब है, x इसका डोमेन सेट है, y इसका कोडोमेन सेट है। कोई दूसरा फंक्शन है g जो y से लेके z तक डिफाइन है। इसका क्या मतलब है, y इसका डोमेन सेट है, z इसका कोडोमेन सेट है। अब आप एक चीज सोचो, f एक फंक्शन है जो x से लेके y तक है, जो x से लेके y तक है ना, ये फंक्शन है आपका f, ये फंक्शन है आपका f। अब दूसरी चीज, g एक फंक्शन है जो y से लेके z तक है, ये फंक्शन है आपका g, ये फंक्शन है आपका g।
क्या हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो x से लेके z तक हो, जो x से लेके z तक हो? हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। इसी चीज को हमने नाम दिया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसका मतलब बता देता हूं क्या है आपको। देखो, f एक फंक्शन था जो x से लेके y तक था, इसका मतलब x डोमेन, y आपका कोडोमेन, y आपका कोडोमेन। अब एक दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया, उसको हमने बोल दिया g, जो y से लेके z तक है। ध्यान से देखो, जो f फंक्शन का आउटपुट था, जो f फंक्शन की आउटपुट वाला सेट था, वो g फंक्शन का डोमेन, इनपुट वाला सेट है ना। किसी का आउटपुट किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट बन गया। बेसिकली f का आउटपुट क्या है? g का इनपुट है ना। तो डेफिनेटली ये किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। f वाला फंक्शन जो है g के अंदर है, क्योंकि f का जो भी आउटपुट आएगा, fx की जो भी वैल्यू आएगी, वो g के लिए इनपुट होना चाहिए। g के लिए इनपुट क्या है? y, और y बेसिकली क्या है? f का आउटपुट। तो इस फंक्शन को जो डायरेक्ट हम x से लेके z तक लिख सकते हैं, उसको हमने नाम दिया है g के अंदर fx। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, g of fx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, g of fx। और ये फंक्शन कहां से कहां तक आपका? ये फंक्शन आपका x से लेके z तक। ये बेसिकली मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। एक बार मैं फिर से क्विकली रिकैप करा देता हूं। f फंक्शन का x से लेके y तक, x इनपुट देसी लैंग्वेज में, x इनपुट y आउटपुट। एक दूसरा फंक्शन बना है g, जिसको हमने बोल दिया y से लेके z तक, y इनपुट z आउटपुट। अब देखो, इस फंक्शन को आप लिखोगे किस तरह? g जो फंक्शन है, g फंक्शन जो है, उसका जो इनपुट है वो f फंक्शन का आउटपुट है। g फंक्शन का इनपुट, यहां पे हम इनपुट डालते हैं ना, g यहां पे हम इनपुट डालते हैं इस तरीके से, x हमारा इनपुट होता है। g फंक्शन का जो इनपुट है वो f फंक्शन का आउटपुट है, f फंक्शन का आउटपुट है। तो f फंक्शन के आउटपुट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? fx से। इस चीज को हमने क्या नाम दिया मैथ के अंदर? g of f। इसको आप बोलेंगे g of f, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ f अंडर g, f अंडर g। इसका क्या मतलब है? g के अंदर f कंपोजिट फंक्शन है, g के अंदर फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। आपका जो g of f आएगा वो कहां से कहां तक आएगा? x से लेके z तक आएगा। ये वाली चीज आप नोट कर लो। इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, दो तीन अच्छी प्रॉपर्टीज, एंड उनका बेसिक हम प्रूफ समझेंगे। आपको कंपोजिशन का बेसिक मतलब समझ आना चाहिए। किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन वो कैसे आएगा? ये दूसरा फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो इस फंक्शन का इनपुट होना चाहिए, है ना। तभी एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लूप में आ जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन। आइए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, आप एक चीज खास ध्यान रखो। हमने सपोज f डिफाइन किया था बेसिकली a से लेके b तक, एंड g आप डिफाइन कर सकते हैं b से लेके c तक। g आपने डिफाइन किया b से लेके c तक, x y z की जगह abc ले लो, सेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक चीज ध्यान से सोचो, जो भी फंक्शन f की रेंज है, फंक्शन f की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन f इज डेफिनेटली ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट तो रहेगी। अब रेंज कोडोमेन वाले सेट के ही कुछ एलिमेंट से बनती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, और वो इक्वल कब आते हैं? जब फंक्शन ऑन टू होते हैं। अदरवाइज इस फंक्शन की रेंज हमेशा b का सबसेट ही रहती है। अब देखो, b फंक्शन क्या है? b फंक्शन है डोमेन ऑफ g। b फंक्शन जो है g का डोमेन है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि रेंज ऑफ f इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इसका मतलब है जो इस वाले फंक्शन की रेंज है, इस वाले फंक्शन की जो रेंज है वो इस वाले फंक्शन का डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। मैं आपको कारण बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे आ गया आपका a से लेके b, ये हो गया आपका f, b से लेके c, ये हो गया आपका b से लेके c, ये हो गया आपका g। अब ध्यान से देखो, a के मान लो कुछ एलिमेंट यहाँ पे मैप हो गए, a के एलिमेंट कुछ यहाँ पे मैप हो गए ना। अगर मान लो b जो कि g का डोमेन सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा आया जो f की रेंज में नहीं है, जो
जो f की रेंज में नहीं है, मान लो ये वाला एलिमेंट खाली रहेगा, ये वाला एलिमेंट खाली रहेगा, इसकी कोई मैपिंग है नहीं, इन दोनों की कोई मैपिंग है नहीं। अब ये वाली फंक्शन क्या है, c से मैपिंग करेंगे, ये वाली फंक्शन क्या है, c से मैपिंग करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, GOF कहां से डिफाइन होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, है ना। अब कोई भी एलिमेंट अगर B के अंदर ऐसा हुआ कि जो G के डोमेन में नहीं है, मान लो कोई एलिमेंट आपने A से लेके B तक यहां ऐसे बना दिया, ये एलिमेंट आ गया, और ये एलिमेंट मान लो G के डोमेन में नहीं है, G के डोमेन में नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। G यहां से किससे मैपिंग करेगा, G यहां से मैपिंग नहीं कर पाएगा। अगर मैपिंग नहीं करेगा तो G क्या फंक्शन ही नहीं बनेगा, G फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर G एक फंक्शन नहीं है तो G ऑफ F ये वाली चीज डिफाइन ही नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पहला फंक्शन है, जो फंक्शन इनपुट बनने वाला है किसी और फंक्शन का, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, G ऑफ F, इसका क्या मतलब है, G के अंदर fx आएगा, G के अंदर fx आएगा। तो इस फंक्शन की जो भी रेंज हो, इस फंक्शन की जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती हो, वो इस फंक्शन के डोमेन से कम ही होनी चाहिए। मान लो इसके अंदर fx का आउटपुट कुछ ऐसी वैल्यू आ गई जो G के अंदर हम डोमेन में ले ही नहीं सकते, तो G फिर उस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब G को F गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ये वाली थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका पहला फंक्शन है जो इनपुट होने वाला है, उसकी रेंज दूसरे बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट ही होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि रेंज के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन में नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उस एलिमेंट की मैपिंग ही नहीं होगी, फंक्शन ही नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब है, मान लो मैं कोई तीन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, f a से लेके b तक, g b से लेके c तक, और तीसरा फंक्शन है h c से लेके d तक। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, आप या तो पहले g ऑफ f ले लो, है ना, g ऑफ f ले लो, उसके साथ h ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले h ऑफ f ले लो, उसके बाद g ले लो। आपका आउटपुट दोनों केस में सेम ही आएगा, इसी चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। अच्छा, ये वाला यहाँ पे ऐसे होगा, h ऑफ g, हाँ, इसका ये मतलब है कि या तो आप पहले g का f के साथ कंपोजिशन ले लो, जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसका आप h के साथ ले लो। ये वाला सेट क्या आएगा, देखो g ऑफ f कितना बनेगा, g ऑफ f बनेगा आपका a से लेके c तक, क्योंकि ये a से b है, ये b से c, तो g ऑफ f कितना बनेगा a से c। उसके बाद a से c तो आपका ये हो गया, c से d ये है, तो ये फाइनल आउटपुट कितना आ गया, a से लेके d तक, है ना, फाइनल आउटपुट आ गया a से लेके d तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे h ऑफ g कितना बनेगा, b से लेके d तक, b से c ये है, c से d ये हो गया, b से d। f क्या है आपका, f है a से b और b से d, तो ये आउटपुट कितना आ गया, a से d। इसीलिए ये दोनों बराबर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है समझने के लिए, जैसे बेसिकली समेशन होता है, आप 1 + 2 + 3 को या तो पहले 1 और 2 को जोड़ लो, 3 + 3 6 कर लो, या फिर आप 1 को छोड़ दो, 2 3 को जोड़ लो, 5 और 6 ऐसे कर लो। जैसे सम आपका एसोसिएटिव होता है, वैसे ही आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी एसोसिएटिव होता है। नोट कर लो ये वाली प्रॉपर्टी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखो, मान लो दो फंक्शन है g और f, है ना, g और f, आपको g का f के ऊपर कंपोजिशन निकालना है, आपको निकालना है g और f। अगर मैं बोल दूं कि f एक वन वन फंक्शन है, f एक वन वन फंक्शन है, g भी एक वन वन फंक्शन है, g भी एक वन वन फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है कि g ऑफ f इज आल्सो ए वन वन फंक्शन, ये भी एक वन वन फंक्शन होगा ही होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार एरो डायग्राम से समझा देता हूं, आपको। ये आपका मान लो फंक्शन है f, ये आपका फंक्शन है g। मैंने क्या बोला है कि f एक वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है
इधर वाले जो भी एलिमेंट है उनकी खाली एक ही प्री इमेज आएगी, उनकी खाली एक ही प्री इमेज आएगी। अब इधर वाला फंक्शन क्या है, इधर वाला फंक्शन है आपका g, g भी 1 1 है, इसका मतलब इधर वाले एलिमेंट की भी 1 to 1 मैपिंग होगी ना, इसकी भी एक ही प्री इमेज आएगी ज्यादा से ज्यादा। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो ये वाला फंक्शन बनेगा ना यहां से यहां तक, जिसको आप g ऑफ f बोलते हो, वो भी 1 1 ही बनेगा। बहुत सिंपल सी चीज है समझने के लिए। इसका एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से मैप है, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से मैप है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक एलिमेंट भी इसके एक ही एलिमेंट से मैप होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इधर वाला एलिमेंट 2 से मैप हो जाएगा। अब 2 से मैप हो गया तो ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं रहा, अगर एक से ही मैप है तो ये भी एक से ही मैप होगा। तो डायरेक्टली अगर g भी 1 1 है, f भी 1 1 है, तो g of f ये भी 1 1 ही होगा। ऑल्सो साथ साथ f of g, अगर आप मान लो ये वाला फंक्शन लिखोगे f of g का क्या मतलब है, इस बार f के अंदर g का इनपुट है, f of g भी आपका 1 1 होगा। ये वाली दोनों चीजें आप नोट कर लो। अगर दो फंक्शन 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मान लो दो फंक्शन है, अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 3 की तरह सेम ही है। अगर f और g 1 1 है तो g of f 1 1 होगा। यहाँ पे क्या है, अगर f of g onto है, अगर ये दोनों फंक्शन onto है तो f of g and g of f दोनों क्या होंगे, ये भी आपके onto फंक्शन होंगे। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। एक बार इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कराने की बजाय आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, आप इसको खुद सोचिए। जैसे मैंने आपको 1 1 में एक्सप्लेन किया था, क्या ये वाली चीज onto में भी होगी। onto फंक्शन एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। onto फंक्शन का मतलब क्या था, वो फंक्शन जिनके अंदर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है। इसका मतलब कोडोमेन इधर वाले सेट का कोई एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, जिसकी कोई मैपिंग ना हो, ऐसे फंक्शन को हम onto बोलते थे। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि f फंक्शन onto फंक्शन है, इसका मतलब इधर वाले सारे एलिमेंट की मैपिंग होगी, g फंक्शन onto फंक्शन है, इधर वाले सारे एलिमेंट की मैपिंग होगी। अब f of g या g of f क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक, और f of g बनेगा यहां से लेके यहां तक। तो अगर आप g of f को सोचो, इधर वाले सारे एलिमेंट की मैपिंग हो ही रखी है, तो ये फंक्शन अपने आप onto प्रूफ हो गया। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4। आप इनको नोट कीजिए, हम एक दो प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसके बीच में एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करी कि f और g दो फंक्शन है, दोनों 1 1 है, तो g of f जो उनका कंपोजिशन आएगा वो भी 1 1 आएगा ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने डिस्कस करी, f और g दो फंक्शन है, दोनों onto है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका कंपोजिशन भी onto फंक्शन आएगा। अब प्रॉपर्टी इसी के हिसाब से क्या बनती है, अगर आप 3 और 4 दोनों प्रॉपर्टी को ऐड कर दो, तो अगर f और g दोनों फंक्शन 1 1 भी है, onto भी है, ऐसे फंक्शन को हमने क्या बोला था, ऐसे फंक्शन को हमने बोला था बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर f और g दो फंक्शन है, दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो g of f या फिर f of g बोथ, ये बेसिकली आपका g of f या फिर f of g, ये दोनों फंक्शन भी आपके बाइजेक्टिव होंगे। ये भी आप इसको अलग प्रॉपर्टी भी बना के लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद नोट्स में लिख लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 भी वैलिड है, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी वैलिड है, तो f of g एंड g of f दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन भी होंगे ही होंगे। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कई बार काम आ जाती है। यूजुअली बोर्ड्स के अंदर ना तो प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ना प्रॉपर्टीज का प्रूफ आता है, इसीलिए हम इनको बिना प्रूफ के खाली इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझ रहे हैं। इनका प्रूफ कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है। मैं आपको अननेसेसरी प्रूफ्स करा के बोर नहीं करना चाहता एंड आपके नोट्स नहीं बनवाना चाहता, क्योंकि ये चीजें कभी बोर्ड्स में पूछी नहीं गई आज तक। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है, एक फंक्शन f है a से लेके b तक, एक फंक्शन g है b से लेके a तक। इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं, चीजें हमको आराम से समझ आ जाएंगी। ये आपका a सेट, ये आपका b सेट, ये फंक्शन है आपका f, है ना। ये फंक्शन होगा आपका f a से लेके b तक। अब b से लेके a तक ये फंक्शन होगा आपका g, ये फंक्शन होगा आपका g b से लेके a तक, है ना। एरो से पता चल जाएगा कि फंक्शन किधर जा रहा है। ये वाला फंक्शन आपका एरो इधर लगेगी, b से a जा रहा है। अब देखो g of f is equal to i a। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज का मतलब बताता हूं, ये क्या है। i a का मतलब है
की बात होगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट वहीं से आएगा। इस चीज को छोड़ो, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब बता देता हूँ क्या है। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा तो मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन बताया था। आइडेंटिटी फंक्शन हमने किस तरीके से डिस्कस किया था, fx x। इस फंक्शन को हमने आइडेंटिटी फंक्शन बोला था। इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलने का एक स्पेसिफिक मतलब है, एक पर्पस है। जो भी आप इनपुट डालोगे, आपने इनपुट डाला x तो आउटपुट आ गया x। इसका मतलब आपको समझा देता हूं, अगर आपने इनपुट डाला 1 तो आउटपुट आएगा 1, अगर आपने इनपुट डाला 2 तो आउटपुट आएगा 2, इनपुट डाला 3 तो आउटपुट आएगा 3। इसका क्या मतलब है, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो आउटपुट उसकी आइडेंटिकल है, आउटपुट आइडेंटिकली उसके बराबर आएगा। इसीलिए हम इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। जो इनपुट एग्जैक्ट सेम आइडेंटिकल आउटपुट, इसीलिए हम इसको आइडेंटिकल फंक्शन भी बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो g of f is equal to i a, ये वाली चीज आप खुद समझ पा रहे होंगे कि a से लेके b तक गए, हम एक फंक्शन डिफाइन किया, वापस b से लेके a तक आ गए, है ना। तो अब आपका जो इनपुट था, देखो g of f क्या होता है, g of f होता है g के अंदर fx, है ना। g of f होता है g के अंदर fx। fx आपका क्या है, fx आपका है b सेट, fx आपका है b सेट, है ना, क्योंकि a से लेके b तक fx का आउटपुट क्या है b, और g of b क्या है, वापस g of b है आपका a, क्योंकि आप वापस एक सर्कल घूम के वहीं पे आ गए। जो आपने इनपुट डाला था वही आपका आउटपुट आएगा g of f का, ये वाली चीज सोच लो। जो आपने इनपुट डाला था वही आउटपुट आएगा। इसीलिए अगर ये i a के बराबर है तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, f is 1 1 and g is on 2, f is 1 1 and g is on 2। देखो ये वाली चीज मैं आपको समझा देता हूं, पर ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये आपका a सेट, ये आपका b सेट, a से लेके b एंड b से लेके a, ये आपका f हो गया, ये आपका g हो गया। प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि f जो है 1 1 सेट होगा। मान लो 1 2 3 यहां पे ले लिया आपने, 4 5 6, आपने एक बार के लिए f को मान लो 1 1 नहीं लिया, आपने एक बार के लिए f को 1 1 नहीं लिया, है ना, 1 1 नहीं लिया, मान लो 1 1 नहीं। अब देखो g फंक्शन क्या आएगा, g फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, g फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब 6 की कुछ ना कुछ मैपिंग होगी, है ना, जब 6 की कुछ ना कुछ मैपिंग होगी। अब इधर भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट है। अब 6 मैप हो तो किससे हो, अगर मान लो 6 की मैपिंग आपने 3 से कर दी, 6 की मैपिंग आपने 3 से कर दी, तो 3 की कितनी मैपिंग हो जाएगी, 3 की 2 मैपिंग हो जाएगी। 3 5 के साथ तो पहले से मैपिंग बना हुआ था, 3 की 6 के साथ भी हो जाएगी, तो एक एलिमेंट की 2 मैपिंग हो जाएगी, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहीं से शायद आपको आइडिया लग रहा होगा जरूर कि f जो है आपका 1 1 फंक्शन होना चाहिए। 1 1 का मतलब क्या है, b के एक एलिमेंट से मैप हो, दूसरा g on 2 होना चाहिए। g on 2 का सीधा मतलब है कि इधर कोई एलिमेंट बचे ना, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, इधर कोई एलिमेंट बचे ना। अगर इधर एलिमेंट बच गया तो बेसिकली क्या है, आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया f a से लेके b तक और a सेट के अंदर कोई एलिमेंट बच गया जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो ये क्या है, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। इसका मतलब f को 1 1 होना पड़ेगा, g को on 2 होना ही पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी समझने के लिए आप इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि f को 1 1 होना पड़ेगा, g को on 2 होना पड़ेगा। अगर g of f i के बराबर है, i का मतलब जो इनपुट डालोगे वही होगा, नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब उसके ऊपर 3-4 प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में आए हुए अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, जहां से आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली मामला क्या है, पूरा फंडा क्या है। देखो फर्स्ट एग्जांपल, f एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर तक दे रखा है, f जो है x क्यूबिक फंक्शन दे रखा है, g जो है दूसरा फंक्शन है, r से लेके r तक दे रखा है ये भी, और आपका g क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, gx x²। आपको निकालना है f of gx। देखो ध्यान से, f of gx को हम कैसे लिख सकते हैं, f of gx को हम ऐसे लिख सकते हैं, f के अंदर gx। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, gx की वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू है x²। x आपको निकालना है f of x²। अगर fx जब यहाँ पे इनपुट x था तो उसको हम क्या कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे, तो f of x² कितना आ जाएगा, f of x² आ जाएगा। अब आपको x² का क्यूब कर देना है। जब इनपुट x था तो आप उसका क्यूब कर रहे थे, जब इनपुट x² है तो आपको उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 6। ये आ गया आपका f of gx, ये आपका आंसर f of gx।
यहाँ पे एक चीज आप जरूर सोच लो कि जब भी आप कंपोजिशन निकालो तो आपको डोमेन और रेंज वाली प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है। कहने का मतलब क्या है, जो अगर आप f ऑफ g निकाल रहे हो, अगर आप f ऑफ g निकाल रहे हो तो g वाले फंक्शन की रेंज आपका f का डोमेन सेट होनी चाहिए, उसका सबसेट होनी चाहिए। अब देखो g ऑफ fx ये कितना रहेगा, g के अंदर fx है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, g के अंदर x³ लिख सकते हो आप इसको। अब देखो जब g के अंदर x था तो हम उसका स्क्वायर कर रहे थे, gx फंक्शन का यही काम है, जो भी इनपुट डालोगे उसका स्क्वायर करेगा। g1 निकालोगे 1 का स्क्वायर 1, g2 निकालोगे 4 आएगा, g3 निकालोगे 9 आएगा, क्योंकि इसका काम है उसका स्क्वायर कर देना। अगर हमने इनपुट x³ डाला तो ये क्या करेगा, x³ का भी स्क्वायर कर देगा, ये निकल जाएगा कितनी आ जाएगी x6। तो बाई चांस ऐसा हो रहा है कि f ऑफ g आपका g ऑफ f के बराबर भी आ रहा है, दोनों की वैल्यू आ गई x6। अगर आपको मान लो जैसे आपने निकाली है g ऑफ f(x), अगर आपको जो बोला जाए g ऑफ f1 निकालना तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 की पावर 6 कितना 1, g ऑफ f2 निकालना मान लो आपको, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अब देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। f दे रखा है एक फंक्शन 1 3 4 से लेके 1 to 5, ये डोमेन ये कोडोमेन, g दे रखा है 1 to 5 से लेके 1 3, ये g का डोमेन ये g का कोडोमेन। f जो है फंक्शन भी आपको बता दिया गया कि 1 2 3 5 4 1 ये तीन मैपिंग है इसके अंदर, सिमिलरली g के अंदर भी तीन मैपिंग, आपको g ऑफ f निकालना है। देखो ध्यान से एरो डायग्राम से करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट है, कम ही दे रखे हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको एरो डायग्राम से। f फंक्शन ये है आपका, यहां से लेके यहां तक, तो क्या क्या एलिमेंट है f के अंदर 1 3 4, f के आउटपुट में कितने एलिमेंट है 1 2 5। सिमिलरली g को f निकालना है ना, तो देखो जो f का आउटपुट है वही g का इनपुट दिख रहा है आपको 1 2 5, और g का आउटपुट क्या है आपको, g का आउटपुट क्या है 1 और 3। अब ये जो मैपिंग दे रखी है वो मैपिंग कर लेना। f के अंदर 1 जो है 2 से मैप है, ये वाली मैपिंग है, 3 जो है 5 के साथ मैप है, 4 जो है 1 के साथ मैप है। देखो ये वाली चीज आपको क्लियर होगी कि यह फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर किसी भी डोमेन वाले सेट की दो इमेज नहीं है, तो फंक्शन का कोई रूल वॉयलेट नहीं होगा। अब देखो g फंक्शन बना लेते हैं, 1 जो है 3 के साथ मैप है, 1 जो है 3 के साथ मैप है, 2 भी 3 के साथ मैप है, 2 भी 3 के साथ मैप है, 5 जो है आपका 1 के साथ मैप है, 5 की मैपिंग आपकी 1 के साथ है। आपको निकालना क्या है, g ऑफ f, आपको निकालना है g ऑफ f। इसका मतलब आपको ये वाला फंक्शन निकालना है ना, आपको ये वाला फंक्शन निकालना है, इसको हमने बोला था g ऑफ f, आपको निकालना है ये वाला फंक्शन। ध्यान से देखो 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, तो g ऑफ f के अंदर 1 किससे मैप होगा 3 से। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे आया, 1 2 से मैप है, 2 3 से मैप है, तो आपका 1 किससे मैप होगा, डायरेक्टली 3 से मैप होगा, 1 2 से 2 3 से, तो 1 किससे मैप होगा 3 से, क्योंकि इस बार हम g ऑफ f निकाल रहे हैं। देखो 3 5 से मैप है, 5 किससे मैप है 1 से, तो 3 की मैपिंग आ गई 1, 3 5 5 1, फाइनल 3 किससे मैप हुआ 3 1 से मैप हुआ, इस फंक्शन के अंदर है ना 3 1 आ गया। अब देखो 4 1 से मैप है, 4 1 3 से मैप है, 4 1 से एंड 1 3 से, तो 4 किससे मैप हो गया 4 किसी भी 3 से मैप हो गया, है ना। तो ये आ गया आपका g ऑफ f। आप इस फंक्शन को नोट कर ले, कैसे निकाला है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो भी g फंक्शन का डोमेन है, g फंक्शन का डोमेन क्या है 1 to 5, और जो f फंक्शन की आपकी रेंज है, f फंक्शन की रेंज है आपकी 1 to 5, ये दोनों सेट बराबर है, ये दोनों सेट बराबर है। इनडायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। अगर बराबर हो तब भी हम सबसेट को बोल ही सकते हैं, प्रॉपर सबसेट की बात हमने नहीं की थी, तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी आपको हर जगह अप्लाई करनी है, वैलिड होनी चाहिए। हमने निकाल दिया है g ऑफ f, आपका आंसर आ गया है 1 3 3 1 एंड 4 3। ये वाले दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो फंक्शन है, f एक फंक्शन है रियल से रियल तक डिफाइंड है, g भी एक फंक्शन है रियल से रियल तक डिफाइंड है। क्वेश्चन का पहला पार्ट, फंक्शन आपको दे रखा है मॉडुलस फंक्शन x, आपको बहुत अच्छे से पता है मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है। g फंक्शन आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ 5x - 2,
आपको एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ निकालना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ जी निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ जी, इसका क्या मतलब होगा, एफ के अंदर जी इनपुट, एफ के अंदर जी इनपुट, जो फंक्शन आगे लिखा हुआ है उसके अंदर आप पीछे लिखा हुआ वाला फंक्शन इनपुट डाल दो। ये तरीका है समझने का। जीएक्स आपको कितना दे रखा है, जीएक्स आपको दे रखा है 5x - 2, जीएक्स आपको दे रखा है 5x - 2। देखो जब f के अंदर x इनपुट था तो आउटपुट आ रहा था उस x का मोड, है ना, आउटपुट आ रहा था उस x का मोड। अब जब x के अंदर f के अंदर ये वाला इनपुट है तो आउटपुट भी कितना आएगा, इस वाले इनपुट का मोड, इस वाले इनपुट का मोड। एंड आपको पता है किसी भी नंबर का, किसी भी फंक्शन का डबल मोड लेने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसका आउटपुट एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर का मोड वही नंबर होता है, तो आप इसको खाली 5x - 2 भी बेसिकली लिख सकते हैं। ये हो गया आपका f ऑफ g। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया f ऑफ g का। g ऑफ f निकाल देते हैं। g ऑफ f का क्या मतलब होगा, g के अंदर fx, g के अंदर fx है ना। अब देखो fx के अंदर क्या आपका fx दे रखा है mod x, fx दे रखा है आपका mod x। जब g के अंदर x इनपुट था तो आउटपुट आ रहा था 5 ऑफ इनपुट - 2 उसका होल मोड। अब g के अंदर इनपुट कितना है mod x, तो इसका आउटपुट कितना आएगा 5। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही होगी। हमने क्या किया, x की जगह बस mod x रख दिया, बाकी सारी चीजें सेम रखी। यहाँ पे मैं आपको यही करना है, आपको खाली जो भी फंक्शन था उसका मोड ले लेना था, तो हमने इसका मोड ले लिया। मोड का मोड वही होता है, और यहाँ पे मैं क्या किया, x की जगह mod x रख दिया बस। तो ये आपका g ऑफ f। सेकंड पार्ट में कर लेते हैं क्विकली। देखो अब f ऑफ g कितना आएगा, f ऑफ gx, ये आएगा आपका f के अंदर gx, f के अंदर gx कितना दे रखा है e की पावर x, है ना। जब f के अंदर इनपुट x था तो आउटपुट आ रहा था x + 1। जब इनपुट आपने क्या डाला e की पावर x डाला तो आउटपुट कितना देगा e की पावर x + 1। ये हो गया आपका f ऑफ g। सिमिलरली g ऑफ f भी निकाल लेते हैं। g ऑफ f देख लो, ये हो जाएगा g ऑफ fx, g ऑफ fx, है ना। ये हो जाएगा अपना g के अंदर fx कितना है, fx है आपका x + 1। देखो g के अंदर जो भी इनपुट है वो e की पावर में चला जाएगा। x इनपुट था तो e की पावर x होगा। अब इनपुट कितना है x + 1, तो ये हो जाएगा e की पावर x + 1। आप दोनों एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि f ऑफ g जरूरी नहीं है g ऑफ f के बराबर आए। ये वाली चीज इसके बराबर नहीं होती यूजुअली, है ना, हर x की वैल्यू के लिए बराबर नहीं। सिमिलरली ये वाली चीज इसके बराबर नहीं होती। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि g ऑफ f इक्वल f ऑफ g। जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा बराबर आए ही आए, कभी-कभी बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। मोस्टली केसेस में दोनों बराबर नहीं आते हैं। बराबर आते हैं वो एग्जांपल हमने अभी पीछे किया था x2 x3 वाला। f ऑफ g और g ऑफ f दोनों की वैल्यू x की पावर 6 आ रही थी, तो उस केस में दोनों बराबर आ रहे थे। इन दोनों केस में दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के ऊपर आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल से रियल तक एक फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन दे रखा है आपको 10x + 7, सिंपल सा फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है 10x + 7। फाइंड g such that it is from r to r। g एक फंक्शन है जो आपको पता लगाना है, और g फंक्शन भी कहां से कहां तक है, r से r तक है, लेकिन g फंक्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। g of f should be equal to f of g and they both should be equal to i। i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे आप i r भी लिख सकते हो, क्योंकि फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या है, हर रियल नंबर के लिए वैलिड होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, g of f is equal to f of g is equal to i r। इस वाली चीज को आपको समझना पड़ेगा कि g of f का मतलब क्या है, f of g का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है। देखो g of f का मतलब है g of fx, और ये i के बराबर है, इसका मतलब ये x के बराबर है, इसका मतलब ये x के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, f of g, f के अंदर अगर आप g डालोगे तो ये भी आपका x के बराबर है, i के बराबर है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट यहाँ पे है x, इनपुट यहाँ पे है x, तो x ही आपका आउटपुट आएगा। देखो ध्यान से, मान लो fx की वैल्यू आप रख दो 10x + 7,
plus 7 is equal to x, 10x plus 7 is equal to x। अब एक चीज ध्यान से सोचो कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं जिससे ये वाली चीज x आ जाए, जिससे ये वाली चीज x आ जाए। तो आप एक बार करिए इसी फंक्शन को 10x plus 7 को ही एक बार के लिए y मान लो, 10x plus 7 को एक बार के लिए y मान लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी y minus 7 upon 10, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास y minus 7 upon 10 है ना। तो यहाँ पे रख दो x की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, x की वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो g के अंदर कितना बनेगा, g के अंदर तो y बनेगा क्योंकि 10x plus 7 को हमने y लिखा है, दिस इज इक्वल टू y minus 7 upon 10। आपके पास बेसिकली g फंक्शन आ गया, एक ही इक्वेशन को यूज करके आपके पास g फंक्शन आ गया, g y ये दे रखा है तो gx कितना आएगा, gx आएगा x minus 7 upon 10। तो ये है आपका आंसर, आपने gx फंक्शन निकाल लिया। अब देखो हमको पता लगाना है कि ये वाला जो g फंक्शन है वो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, f के अंदर gx निकालना है हमको, f के अंदर gx रख दो, gx कितना आ रहा है हमारा x minus 7 divided by 10, ये आ रखा है हमारा ना। अगर f के अंदर x था 10x plus 7 तो f के अंदर ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 10 times of x plus 7 है ना। f के अंदर ये वाली चीज हमने x की जगह ये वाली चीज रख दी पूरी, ये देखो 10 से 10 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो f of gx भी कितना आ गया आपका, x के बराबर आ गया f of gx भी। ये x बचा ना यहाँ पे, खाली x ही बचा, और g of fx से तो हमने g निकाला ही है और हमने वेरीफाई भी कर लिया, हाँ इस gx के ऊपर f of gx भी x आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या है, gx is equal to x minus 7 upon 10। अगर आपको आंसर y के फॉर्म में लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, gy is equal to y minus 7 upon 10। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, कई बार बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, f of g g of निकालना। और इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, इस बार आपको g नहीं दे रखा था, g of f दे रखा था, आपको वहां से g निकालना था। कोई बात नहीं, हमने यहाँ से g भी निकाल दिया, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। f एक फंक्शन दे रखा है r एक्सेप्ट 7/5, इसका क्या मतलब है, फंक्शन के डोमेन में आप 7/5 नहीं ले सकते। आपको फंक्शन से पता चल रहा है 7/5 लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, है ना। और रेंज है फंक्शन की, कोडोमेन दे रखा है r एक्सेप्ट 3/5, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3/5 छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू इसकी आ जाएगी। g एक फंक्शन दे रखा है, अगेन r एक्सेप्ट 3/5, क्योंकि g के डोमेन में 3/5 नहीं आ सकता, अगर आप लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, एंड ये वाली चीज डोमेन में नहीं होती, से लेके r एक्सेप्ट 7/5 gx दे रखा है आपको। आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है f of g is equal to ia का मतलब अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम सेट a। सेट a का क्या मतलब है, देखो a से लेके b से लेके c, इसका मतलब जो आपका i है f of g जो आएगा आपका r एक्सेप्ट 7/5 को छोड़ के हर रियल नंबर के ऊपर आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। f of g निकाल देते हैं, f of g देखो, f के अंदर आपको gx रखना है, f के अंदर gx रखना है 5x minus 3, है ना। f के अंदर आपको gx रखना है, fx दे रखा है आपको, f of gx कितना आएगा, जब इसके अंदर x था तो यहाँ पे 3x plus 4 5x minus 7 आ रहा था, अब इसके अंदर gx है तो कितना आएगा 3gx plus 4 divided by 5gx minus 7, है ना, ये आएगा f of gx। और अब आप gx की वैल्यू रख दो यहाँ से, 3 टाइम्स ऑफ gx की वैल्यू है 7x plus 4 divided by 5x minus 3 plus 4 divided by 5 times gx की वैल्यू है 7x plus 4 divided by 5x minus 3 minus 7। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको ओरली एक स्टेप में सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब आप 5x minus 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा ऊपर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 20x और 21x यहाँ पे है, 21x यहाँ पे है, तो टोटल ऐड होकर कितना हो जाएगा, ऐड होकर जाएगा 41x, है ना, x वाली टर्म आ जाएगी 41x। अब देखो जल्दी एलसीएम होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा -12 और ये है 3 into 4 12, 12 minus 12 कितना हो जाएगा 0, तो ऊपर खाली बचा 41x।
पे भी आना होगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा है। देखो नीचे क्या टर्म आएगी, 5 into 7 35x यहाँ से आएगा, माइनस 5 into 7 35x से 35x कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 into 4 20 एंड माइनस 3 into माइनस 7 21, 20 प्लस 21 कितना आ जाएगा 41, तो 41 से 41 कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आ गई x। ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, f of gx is equal to x, और यही तो आपको प्रूव करना था, f of g is equal to ia का मतलब ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब जो आप इनपुट डालोगे वही आउटपुट आ जाएगा, वही आ गया। देखो यहाँ पे आपको f of g निकालना टफ काम नहीं था, f of g निकालना एकदम आसान था, लेकिन जो क्रिटिकल चीज है यहाँ पे, क्रिटिकल चीज है वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जो भी फंक्शन f है उसका जो डोमेन आएगा, क्योंकि आप f of g निकाल रहे हो तो आपको f के अंदर क्या इनपुट जा रहा है उसकी चिंता होनी चाहिए, f के अंदर जा रहा है g इनपुट। अब फंक्शन का जो डोमेन है, f का डोमेन r एक्सेप्ट 7/5, जो g का रेंज है, g का रेंज का सबसेट टाइप से होना चाहिए, g का रेंज कितना है r एक्सेप्ट 7/5। देख लो इसका रेंज इसका डोमेन के बराबर है, इसका रेंज इसके डोमेन का या तो सबसेट होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा क्या है बराबर हो सकता है, यहाँ पे बराबर है, इसीलिए हमको बाकी सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया f of g = x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड्स पूछता है, अगर ये सवाल आएगा तो 4 नंबर में आएगा, आपके लिए सबसे इजी 4 नंबर रहने वाले हैं, नोट कर लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है g, दोनों फंक्शन r से r, रियल से रियल तक डिफाइंड है। fx दे रखा है x² + 3x + 1, gx दे रखा है 2x - 3। आपको चार पार्ट दे रखे हैं, f of g, g of f, f of f एंड g of g। आपको ये चारों पार्ट कैलकुलेट करने हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो फंक्शन दे रखे हैं, ना तो यहाँ पे कोई डोमेन रेंज का चक्कर है, दोनों फंक्शन r से लेकर r तक दे रखे हैं, आपको सिंपली इनका कंपोजिशन निकाल देना है। आइए क्विकली एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। f of g का क्या मतलब है? f of g का मतलब f के अंदर g इनपुट, f के अंदर g इनपुट, f के अंदर g इनपुट कितना है 2x - 3, g कितना है आपका 2x - 3। इसका मतलब क्या है, जब x के अंदर, जब f के अंदर x था तो आंसर आ रहा था x² + 3x + 1। अब x की जगह आपको क्या रखना है, हर जगह x की जगह 2x - 3 रख दो, जहां जहां पे आपको x दिखे वहां 2x - 3 रख दो +1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर दो 4x² और यहां से आएगा +9 - 9, ये 0 रहेगा, +1 कांस्टेंट में 1 बचेगा, और यहां से आएगा -12x और +6x, ये हो जाएगा आपका -6x। तो ये है आपका डायरेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर आपको f और f निकालना है, इसका मतलब क्या है, f के अंदर fx इनपुट, इसको मैं आपको दूसरी तरीके से निकाल के देता हूं, f के अंदर f इनपुट, जब f के अंदर x इनपुट था तो ये आंसर आ रहा था, f के अंदर f इनपुट है तो कितना आएगा fx का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां fx रख दो, 3fx + 1, ये किसके इक्वल आएगा, fx कितना है आपका x² + 3x + 1 का स्क्वायर + 3 टाइम्स f कितना है x² + 3x + 1 + 1 है ना। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास f of f आ जाएगा। मैं g of f और g of g इन दोनों में से आपको एक पार्ट बता देता हूं, फोर्थ पार्ट डेफिनेटली आपको ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। g of f का मतलब है g के अंदर f इनपुट, f कितना है आपका x² + 3x + 1 है ना, x² + 3x + 1। अब देखो जब g के अंदर इनपुट x था तो आउटपुट आ रहा था उसका ट्वाइस -3, अब g के अंदर इनपुट ये है तो आउटपुट कितना आएगा, इसका ट्वाइस -3। इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका 2x² + 6x + 2 - 3 है ना, ये हो जाएगा -1। ये है आपका आंसर। आई एम श्योर कि आप फोर्थ पार्ट g of g खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कोई आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले या कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट आप f के अंदर g रखो, आप
कंपोजिशन के ऊपर मैं आपको जल्दी ही असाइनमेंट भी शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन में बताएं कि क्या चीज़ हमको इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर किस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस चाहते हैं। जैसे थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस या न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस, या आपको मे बी एनसीईआरटी बुक को रिजॉल्व करनी है, या हम मोस्टली एलिमेंट्स बुक के साथ चलते हैं मैथ्स के अंदर मैजर क्लासेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्स बुक के हिसाब से चीजें कवर करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियोस अपने नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।